ये तो जैसे जैसे परतें खुल रही हैं स्थितियां और ज्यादा गंभीर हुए, इस ओर इशारा हो रहा है। धर्मांतरण तो एक अध्याय था, अब पता लग रहा है कि असली मकसद तो ये था कि आतंक की फंडिंग हो, आतंकियों को फंडिंग हो, अलग अलग स्थानों पर उनके मॉड्यूल रहें, उनको पैसा समय से जाता रहे ताकि वे फूले फलें, और स्लीपर सेल्स को पैसा जाता रहे। इसका मुनीम था छांगुर। जी जी। धर्मांतरण तो पार्ट टाइम वाला मामला था, मूल काम था कि भारत में सांप्रदायिक दंगों की रूपरेखा बनती रहे, उसके लिए आप मुनीम हैं। राव साहब। जी बिल्कुल अमिताभ जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग, ये अकेले झांगुर बाबा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं। ये तो पकड़े गए, अभी कुछ लोग छिपे हुए हैं। जब याकूब मेमन जैसा सीए वो देश के विरुद्ध काम कर रहा था पढ़ा लिखा होकर के, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, अल जवाहिरी डॉक्टर या ओसामा बिन लादेन जैसे इंजीनियर, 17-18 पायलट जिन्होंने 9/11 किया। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। जब इतना बड़ा बड़ा पढ़ा लिखा वर्ग, एक्सपीरियंस होल्डर, वो अगर जिहाद में शामिल है तो इनकी जिहादी मानसिकता कौन तैयार करता है? गजवाए हिंद पाकिस्तान और दूसरे जो लोग हैं उनके स्लीपर सेल लगे हुए हैं। पीएफआई के लोग अरेस्ट हैं, बिहार के अंदर हैं, एनआईए ने उनको अरेस्ट किया है। उससे पहले सिम्मी की स्थिति क्या थी, उनको बैन किया गया सरकार ने। तो कहीं ना कहीं जो हमारे बॉर्डर एरिया हैं वहां पर सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन के इस प्रकार के लोग एक्टिव हैं। आप चारों तरफ देख लें हिंदुस्तान के, पंजाब के अंदर भी अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा ईसाई वहां एक्टिव हैं धर्म परिवर्तन कराने में। पंजाब में सबसे ज्यादा सरदारों का, या जो दलित भाई सरदार हैं उनका सबसे ज्यादा हो रहा है। तो ये जो झांगुर बाबा थे ये भी उनमें से एक थे, क्योंकि पहले जितना धर्म परिवर्तन हो सकता है सहज तरीके से उतना उन्होंने लव जिहाद के माध्यम से धर्म परिवर्तन करा के जितना करना था किया। उसके बाद जो पैसा बच रहा था उसको कहीं ना कहीं टेरर में इस्तेमाल करना था, आतंकवाद इस्तेमाल करना था। और जब कभी कोई ऐसी स्थिति पैदा होती, दंगे फसाद होते, तो उस समय उस पैसे का इस्तेमाल वहां करना था। इसका मतलब देश में कुछ ऐसे गद्दार हैं जो इस देश को कमजोर कर रहे हैं। आज तक 70 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा चुका है, 70 करोड़ से ज्यादा। तो स्थिति इतनी खतरनाक बनी हुई है, अब उनको ढूंढना, उनको पकड़ना, ये हमारी सारे जो गुप्त विभाग हैं उनकी ये जिम्मेवारी बनती है। और सरकार सख्त शिकंजा कसे, उस कानून सख्त हो, उनकी जिम्मेवारी बनती है। ठीक बात है। हाजी नाजिम साहब, भारत को अस्थिर करने की कोशिश में विदेशी फंड का इस्तेमाल, ठीक। और एक चीज हमने देखी कि जो नेपाल के सीमावर्ती इलाके हैं, नेपाल में हमारी कोई वैसी बिजली की तार वाली सीमा तो है नहीं, खुला खुला है, इधर पान खाओ उधर थूको, या उधर पान खाओ इधर थूको, ऐसा है नेपाल का रिश्ता। तो वहां ये आईबी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि अप्रत्याशित ढंग से डेमोग्राफी बदल रही है और अप्रत्याशित ढंग से मस्जिद और मदरसे खड़े हो रहे हैं। सटासट सटासट सटासट, जितनी आबादी ने उससे ज्यादा बदल। अभी योगी जी का उधर संज्ञान गया तो पता लगा कि 10-5 जिले खाली हुए हैं, न कागज न बही, और बन गया मदरसा और मस्जिद। क्या सीमा पर इस ढंग की डेमोग्राफी चेंज करके भारत की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो, उस दिशा में काम कर रहे थे ये झांगुर जैसे लोग? नाजिम साहब। हाँ अमिताभ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। नेपाल के जिस तरीके से भारत के सटीक है, उत्तर प्रदेश के सटीक है नेपाल बॉर्डर, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नेपाल से ही सीमा दर्ज जो आई थी भारत के अंदर, वो भी एक गंभीर मुद्दा था। लेकिन अभी तक उसको पाकिस्तान क्यों नहीं भेजा गया, ये भी सोचने वाली बात है।
तो देखिए नेपाल तो हमेशा बिल्कुल बॉर्डर जो सेंसिटिव रहता है, वहां से कहीं ना कहीं इस तरीके की हरकतें होती रहती है। इसके लिए हमारे अपने जो खुफिया विभाग है उसको अलर्ट रहने की जरूरत है, सुरक्षा एजेंसियों को जागरूक रहने की जरूरत है, और जागरूक हैं। लेकिन ये नेपाल से जो अभी आपने बताया कि ये रिश्ता जो है बड़ा मजबूत है, तो यहाँ अगर भारत से पान का थूकेंगे तो नेपाल में जाएगा, नेपाल से अगर पान का थूकेंगे तो भारत में आएगा। तो आदान प्रदान होने की वजह से कुछ लोग सो कॉल्ड अपने इसी चीज का फायदा उठा लेते हैं। तो उसके बारे में भी सोचने की बात है। रही बात यहाँ पर कि जिस तरीके से अभी रावत जी ने एक बात कही, ये तो प्रोपेगेंडा के तहत ही बात करते हैं हमेशा। बताइए भारत के अंदर में किसी ने गजवाए हिंद की बात करता है? कोई नहीं करता। लेकिन हाँ, कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की भी बात करते हैं, कुछ लोग अगर उसमें गजवाए हिंद की बात करते हैं, तो देखिए दोनों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो ये तो भारत है, भारत तो भारत ही रहेगा इंशाल्लाह। और जब तक ये भारत के अंदर संविधान है, हम जैसे आप जैसे अमिताभ जी संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो नाजिम साहब, भारत ठीक को है, कोई छेड़छाड़ लेकिन नहीं कर ये सकता, ठीक ना है कोई नाजिम भाई, ये भी बात ठीक है, लेकिन ये भी बात ठीक है कि पीएफआई के ऑफिस पर जब एनआईए ने रेड की तो उनके यहाँ जो लिटरेचर मिला, उस लिटरेचर में ये पूरी क्रोनोलॉजी दी गई थी कि 2047 तक हम भारत को इस्लामिक स्टेट में कैसे बदलेंगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, ये सब उसमें दर्ज है। ये कोई कपोल कल्पित कहानी रावत जी की नहीं है। पीएफआई के डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ दर्ज है। पीएफआई के खिलाफ मुकदमा हुआ, सरकार ने कोर्ट में रखा है वो डॉक्यूमेंट कि छांगुर जैसे लोगों की क्या उपयोगिता होगी, फला के स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, 3, 4, 5, और अंत में 2047 भारत में मेजॉरिटी में मुसलमान, भारत इस्लामिक राष्ट्र हो गया। गुलगुले खाओ, ये उसमें है, कोई कपोल कल्पित बात नहीं जो आप कह रहे हो कि वो प्रोपोगंडा फैलाते। नहीं, ये बात सच है, प्रोपोगंडा वाला मसला नहीं है। धर्मेंद्र सिंह जी के पास आऊंगा, फिर मुफ्ती साहब के पास। धर्मेंद्र जी, आपकी पार्टी के ऊपर इस बात का आक्षेप रहा है कि बलरामपुर और उसके आसपास बाबा ने जो ये अपना फैलाया नेटवर्क, उसमें आपकी पार्टी के स्थानीय लोगों का समर्थन उसको हासिल हुआ, इसलिए बाबा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर पाया। अच्छा, ये बात तो जनता भी जानती है और जनता भी मानती है कि चाहे नेता कुछ कहें, गंगा में खड़े हो जाएं, फिर भी जनता अपनी इस धारणा पर खड़ी रहती है पुख्ता तौर पर कि इस देश में, मैं सारे नेताओं के लिए कह रहा हूँ, इस देश में किसी पार्टी को छोड़ नहीं रहा हूँ धर्मेंद्र भाई, इस देश में कोई भी गलत काम नेता के संरक्षण के बिना नहीं हो सकता। इसके बाद दूसरी बात आप शुरू करेंगे। जितने भी काम हो रहे हैं सबकी जानकारी नेता को है। क्या? जब तक राजी है तब तक काम चल रहा है, जिस दिन नेता की निगाह टेढ़ी होती है उस दिन देर हो जाता है सब। ऐसा जनता मानती है। अमिताभ जी, नमस्ते भैया। सभी पैनलिस्ट साथियों मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा दो चीज है, आपने बिल्कुल कहा सत्ता संरक्षण या नेताओं के संरक्षण में, तो सवाल तो गंभीर है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है 8 सालों से और केंद्र में जो है 11 साल से सरकार है, तो जिम्मेदारी किसकी है, संरक्षण किसका हो सकता है? भाई, यहाँ जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी और धर्म जात पूछ करके मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है। समाजवादी पार्टी का वर्कर हो तो तुरंत मुकदमे लिखे जा रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, उस पर सत्ता संरक्षण की बात करना केवल पूरी कल्पना है। आते देखिए धर्मांतरण का जो मुद्दा है, धर्मांतरण से ज्यादा भ्रष्टाचार और सत्ता के संरक्षण का मुद्दा है। बिल्कुल ठीक है, धर्मांतरण गैर कानूनी है और गैर कानूनी काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार में जो जीरो टॉलरेंस की बात करते, जो कहते कोई अपराधी नहीं रह गया था, लगातार उत्तर प्रदेश में होता रहा। ये गंभीर विषय है, न केवल एटीएस, ईडी, सीबीआई, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसटीएफ का, पर उससे सबसे महत्वपूर्ण बात है अमिताभ जी कि जो कह रहे विदेशी फंडिंग का, विदेशी फंडिंग में एफसीआरए लाइसेंस होता है और एफसीआरए लाइसेंस मैंडेटरी है, उसमें प्रतिवर्ष लेखा जोखा जमा करना पड़ता है, तभी आगे एनओसी और अकाउंट चलता है। और मैं आपको गंभीर बात बताऊं, एफसीआरए लाइसेंस होने के बाद विदेशी फंडिंग मिलती है और 2020 में एक अमेंडमेंट करके एफसीआरए फंडिंग, एफसीआरए कानून में सरकार ने किया कि केवल विदेश से धन प्राप्त करने के लिए, फंड प्राप्त करने के लिए एसबीआई नई दिल्ली में ही केवल खाता खुल सकता है, सरकार की निगरानी में रहेगा, बाकी किसी खाते में एफसीआरए फॉरेन का पैसा, फॉरेन फंडिंग नहीं हो सकती। आखिर ये होता कैसे रहा?
अगर वहां 100 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ आया, ये तो बहुत गंभीर सवाल है कि गृह मंत्रालय पर भी सवाल है, एटीएस पर भी सवाल है, जो तमाम ये प्रवर्तन एजेंसीज है जिनकी जिम्मेदारी है मॉनिटरिंग करना, उन पर भी सवाल। दूसरी बात, जो बुलडोजर से गिराया गया, सबने देखा पूरे प्रदेश ने, वो बिल्डिंग आपको कितनी पुरानी लग रही थी, वो इन्हीं 8 सालों के अंदर की बनी हुई है। कोई भी संस्था फॉरेन फंडिंग के लिए एक लंबा उसका एक जब रजिस्टर्ड फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के बाद 3-4 साल के बाद ही फंडिंग शुरू होती है, और उसके बाद प्रतिवर्ष जब जाता है काफी मशक्कत के बाद एफसीआरए लाइसेंस मिलता है, और एफसीआरए लाइसेंस मैंने बताया ही कितने कड़े प्रावधान है, होम मिनिस्ट्री उसको डायरेक्ट मॉनिटर करती है। तो निश्चित सी बात है, स्थानीय अधिकारी, स्थानीय प्रशासन, उत्तर प्रदेश प्रशासन के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय भी जिम्मेदार है कि बाहर का पैसा कैसे आता रहा। ठीक, अभी रुकना होगा। मैं जी ठीक है धर्मेंद्र भाई, मैं मुफ्ती साहब के पास चलूँ, दो बातें कहनी होंगी। एक तो धर्मेंद्र जी ने कहा कि बहुत 2-4-5 साल पुराना होना पड़ता है तब मिलता है। ये नियम कायदा एनजीओ पर लागू हैं धर्मेंद्र जी। मैं तो प्रैक्टिकल बात करता हूँ, आप लोग तो प्रोसीजर में फंसते हो किताब में, मैं तो प्रैक्टिकल जानता हूँ। जब देने वाले राज्य बेचैन है देने के लिए, बोले आज मैंने 4 लोगों को कन्वर्ट करा दिया, बोले लो $2000 और लो, ये कोई एनजीओ थोड़े चला रहे थे। एक विषय। दूसरा विषय, हाजी नाजिम को मैंने सुना, धर्मेंद्र भाई को सुना, सारी बातें कहीं कि ये भी गलत, ये भी गलत, इनकी भी गलती, उनकी भी गलती, रामलाल भी गलत, श्यामलाल भी गलत, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि छांगुर बाबा के 10 डंडे मारो। क्या समस्या यहीं पर है? सारी कहानी कह देंगे, लेकिन अपनी बात ना यहां से शुरू करेंगे कि छांगुर बाबा जैसे लोगों को लटकाओ लैंप पोस्ट में, खंबे पर, और ना यहां से समाप्त करेंगे। ना धर्मेंद्र बीच में नहीं, दोबारा में बोलिएगा। ठीक, मैंने परसों भी इस विषय पर चर्चा की, तब भी मैंने यही कहा था। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।